में संरचनात्मक संगठन सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का प्राणी ऊतक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणी ऊतक की प्राणी ऊतक क्या होता है। इसके विषय में जितने भी एनसीईआरटी से प्रश्न है सभी को 100% हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हर लाइन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको जवाब देना है। जब विभिन्न कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थ के साथ एक विशेष कार्य करते हैं तो इसे ऊतक कहा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सही बात है या गलत बात है? आप लोग का क्या कहना है? सही बात है? नहीं भैया, गलत बात है। क्यों? क्योंकि कहता है कि विभिन्न कोशिकाओं का समूह। हम लोग जानते हैं कि समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थ के साथ एक विशेष कार्य करते हैं तथा ऊतक का निर्माण करते हैं। इसका उत्तर गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? समान कोशिकाओं का समूह। अगर यहाँ पे समान कोशिकाओं का समूह रहता तो हम सही कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम सही नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊतक के 4 प्रकार में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक है? ऊतक हम लोग जानते हैं कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक होता है? चारों प्रकार में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय उपकला ऊतक में दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। सही बात है। डायग्राम 1 में दिखाए गए सरल उपकला के ABCD XYZ के प्रकार को नामांकित करना है। चलिए डायग्राम 1 में जो दिया गया है यहाँ पे चित्र, उसका नाम है पहला सल्की, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभाकार, चौथा पक्षमाभी। यहाँ पे देख सकते हैं पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला में कोशिकाएं एक परत में होती है। बिल्कुल सही बात है। सरल उपकला के कार्य, सरल उपकला के 3 कार्य होते हैं, देह, गुहा, वाहिनी और नलिकाओं के अस्तर का निर्माण करता है। सरल उपकला के कार्य, सरल उपकला के 3 कार्य होते हैं, देह, गुहा, वाहिनी और नलिकाओं के अस्तर का निर्माण। संयुक्त उपकला के कार्य सुरक्षात्मक, जैसे कि त्वचा का निर्माण करना। स्क्वैमस एपिथेलियम के नियमित किनारे होते हैं। गलत बात है। स्क्वैमस एपिथेलियम के अनियमित किनारे होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम के कार्य बताया। स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या कार्य होता है? तो विसरण की सीमा में को निर्माण करना काम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो रक्त वाहिनी के नलिका और कुपिका में पाया जाता है। घनाकार में घन जैसी कोशिका की एकल परत होती है। घनाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? तो घनाकार उपकला 2 जगह पाया जाता है। एक तो अपना जो वाहिनी होता है उस वाहिनी में पाया जाता है, और दूसरा वृक्काणु के नलिकीय भागों में। घनाकार उपकला के कार्य तो स्रावन और अवशोषण में कार्य होता है। किडनी में नेफ्रॉन के PCT के उपकला में माइक्रोविलाई होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। स्तंभाकार उपकला में केंद्रक मुक्त सतह की ओर उपस्थित होता है। गलत, आधारी सतह की ओर उपस्थित होता है। अगर यहाँ पे आधारी सतह रहता तो सही हो जाता है, यहाँ पे वैसे गलत है। स्तंभाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? तो स्तंभाकार उपकला 2 जगह पाया जाता है। ये अपना अमाशय और आंत में। पक्षमाभी उपकला केवल स्तंभाकार उपकला द्वारा बनता है। गलत, इसमें घनाकार उपकला के साथ बनता है। पक्षमाभी उपकला घनाकार उपकला के साथ बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जो पक्षमाभी उपकला है वो कहाँ पे पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये डिम्बवाहिनी और फेलोपियन नलिका जिसको बोलते हैं उसमें, और पाया जाता है वायु कोश में। अगला क्वेश्चन, डायग्राम 2 में दिखाई गई ग्रंथि के प्रकार बताइए। यहाँ पे डायग्राम 2 दिया गया है, इसमें प्रकार बताना है कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो यह है एक कोशिकीय और यह है बहुकोशिकीय। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियां उपकला, ग्रंथिल उपकला डैश और डैश उपकला का एक विशेष रूप है। जो ग्रंथिल उपकला बना हुआ है किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है? तो ग्रंथिल उपकला मिलकर बना है घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। ग्रंथियां एक कोशिकीय हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, एक कोशिकीय हो सकती है। हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बताती है कि उपकला 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय ग्रंथि उपकला और बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला। चलिए कहता है एक कोशिकीय ग्रंथि उपकला का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में यही कलश कोश का गॉबलेट सेल हो जाएगा। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो कर्णमम, दुग्ध, लार, तेल, एंजाइम, वसा एंजाइम, ये सब पाया जाता है। संयुक्त उपकला के कार्य, संयुक्त उपकला का कार्य क्या है? संरक्षण करना। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम 3 में दिखाए गए ऊतक को पहचाने और एक्स को नामांकित कीजिए। यहाँ पर जो ऊतक दिया गया है इसका क्या नाम है बताइए। इसका नाम है संयुक्त उपकला। ये जो है बहुस्तरीय है।
बहुस्तरीय कोशिका। संयुक्त उपकला कहाँ मौजूद होता है? तो संयुक्त उपकला मौजूद होता है मुख गुहा के आस्तर, ग्रसनी के आस्तर में, अग्नाशय में, लार ग्रंथि में, यही सब जगह पाया जाता है। एपिथेलियम की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़ी होती है, सही बात है। लगभग सभी प्राणी उत्तक में कोशिकाओं का एक विशेष व्यक्तिगत कोशिकाओं का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संधि है, सही। उपकला उत्तक में कौन सी 3 संधियां पाई जाती है? तो दृढ़ संधि, आसंजी संधि, अंतराली संधि। दृढ़ संधि के कार्य बताइए। दृढ़ संधि के कार्य क्या है? तो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच उत्तकों के रिसाव को रोकती है। आसंजी संधि के कार्य, तो आसंजी संधि का कार्य है कि आसपास की कोशिकाओं पड़ोसी उत्तक को एक दूसरे से जोड़ करके रखना। अंतराली संधि, जिसको गैप जंक्शन भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य को जोड़ने के बाद छोटे और बड़े अणुओं को स्थानांतरित करने का समय देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक में कोशिका संरचनात्मक का तंतु स्रावित करती है, जिन्हें डैश या डैश कहा जाता है। किस चीज़ को छोड़कर संयोजी उत्तक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करता है? तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिन्हें इलास्टिन या कोलेजन कहा जाता है। तंतु उत्तक को डैश डैश या डैश प्रदान करता है। तंतु उत्तक को क्या प्रदान करता है? तंतु उत्तक को क्या प्रदान करता है? तो लचीलापन, प्रत्यास्थता, शक्ति प्रदान करता है। अधात्री का निर्माण किससे होता है? अधात्री का निर्माण किससे होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, या फिर एनसीईआरटी लिखते हैं कि रूपांतरित पॉलीसेकेराइड। संयोजी उत्तक के प्रकार बताइए। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ढीले, सघन, विशिष्ट। ढीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, विशिष्ट संयोजी उत्तक। डायग्राम 4 में दिखाए गए ढीले संयोजी उत्तक के प्रकार एक्स और वाई को पहचान करें और ABCD XY को नामांकित करें। तो यहाँ पे इस चित्र में जो भी डायग्राम दिया गया है उस पर लेबलिंग करना है, डायग्राम में नाम लिखना है। तो डायग्राम 4 का नाम है अंतराली संयोजी उत्तक, और डायग्राम वाई का नाम है वसा संयोजी उत्तक। ए में बृहद भक्षाणु, बी में कोरक तंतु, सी में कोलेजन रेशा, डी में मास्ट कोशिका, यहाँ वाई वाले में ई का वसा संग्रह क्षेत्र, और ये केंद्रक, और ये प्लाज्मा झिल्ली। चलिए, हो गया नामकरण। आगे बढ़ते हैं। ढीले संयोजी उत्तक के उदाहरण बताइए। ढीले संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या है? तो ढीले संयोजी उत्तक का उदाहरण तो यही हो गया, अंतराली संयोजी उत्तक और वसा संयोजी उत्तक। डैश त्वचा के नीचे मौजूद होता है, यही अंतराली संयोजी उत्तक और वसा संयोजी उत्तक। एरियोलर उत्तक, अंतराली को ही अंग्रेजी में एरियोलर उत्तक कहा जाता है। तो एरियोलर उत्तक में क्या क्या होता है बताइए। एरियोलर जो उत्तक है उसमें क्या क्या होता है? एरियोलर उत्तक में यही जो अभी बताए, बृहद महाभक्षकाणु, कोरक तंतु और कोलेजन रेशा, मास्ट कोशिका, यही सब होता है। डैश उपकला के लिए एक आधारीय ढांचे के रूप में कार्य करता है। तो एरियोलर उत्तक उपकला के लिए एक आधारीय ढांचे के रूप में कार्य करता है। वसा उत्तक किसका संग्रहण करता है? तो वसा उत्तक ऑब्वियस ही बात है कि वसा का ही संग्रहण करेगा। डायग्राम 5 में दिखाए गए संयोजी उत्तक के प्रकार ए और बी की पहचान करें, एक्स को नामांकित करें। अगर डायग्राम 5 में जो दिया गया है उसमें ए और बी और एक्स को नामांकित करना है। चलिए, ए का क्या नाम है बताइए। ए का नाम हो जाएगा सघन और नियमित है, तो सघन नियमित, और बी में अनियमित है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सघन अनियमित। और एक्स का नाम तो कोलेजन रेशा है, तो कोलेजन रेशा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। डैश और डैश सघन संयोजी उत्तक, डैश और डैश सघन संयोजी उत्तक में दृढ़ता से जुड़ा आता है। तो कोलेजन तंतु और कोलेजन कोशिका सघन संयोजी उत्तक में दृढ़तापूर्वक व्यवस्थित होता है। सघन संयोजी उत्तक के प्रकार बताइए। सघन संयोजी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं, नियमित सघन संयोजी उत्तक और अनियमित सघन संयोजी उत्तक। सघन नियमित में डैश तंतु कोरक समांतर या लंबवत तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में व्यवस्थित होता है। बताइए, जो अपना सघन नियमित है उसमें तंतु कोरक समांतर होता है या लंबवत होता है, और गुच्छों के बीच के कतार में उपस्थित होता है। बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलेजन तंतु कोरक समांतर के गुच्छों के बीच कतार में व्यवस्थित होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। डायग्राम 6 में दिखाए गए
विशिष्ट संयोजी उत्तक के प्रकार ए, बी की और सी की पहचान करें, एक्स वाई एल एम एन को नामांकित करें। जो यहाँ पे डायग्राम 6 दिया गया है इसमें ए और बी की पहचान करना है और एक्स वाई जेड को नामांकित करना है। तो ए का नाम हो जाएगा उपास्थि कोशिका, बी का नाम हो जाएगा उपास्थि उत्तक और बी का नाम हो जाएगा अस्थि उत्तक। तो उपास्थि में क्या है, इसको उपास्थि कोशिका कहा जाता है और इसको कोलेजन रेशा कहा जाता है, कोलेजन तंतु। चलिए अगला क्वेश्चन, कंडराएं डैश को डैश से जोड़ती है। तो कंडराएं मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है। अगला पार्ट में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्नायु को लिगामेंट से जोड़ता है। स्नायु डैश और डैश को लिगामेंट से जोड़ता है। तो स्नायु किसको और किसको लिगामेंट से जोड़ता है, मतलब जोड़ता है। तो स्नायु अस्थि को अस्थि से ही जोड़ता है। स्नायु यानी कि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से ही ना जोड़ता है जी। सघन अनियमित कहाँ मौजूद होता है, जो सघन अनियमित है वो कहाँ पर मौजूद होता है, सघन अनियमित कहाँ पर मौजूद होता है बताइए। त्वचा में मौजूद होता है भाई। कंडराएं एक घना संयोजी उत्तक है। क्या कंडरा एक घना संयोजी उत्तक है, बात सही है या गलत है बताइए। जो कंडरा है अपना वो एक घना संयोजी उत्तक है, बात सही है या गलत है। तो सही बात है, कंडरा एक घना संयोजी उत्तक है। विशेष संयोजी उत्तक बताइए विशेष संयोजी उत्तक के क्या नाम है। 3 प्रकार के विशेष संयोजी उत्तक एनसीईआरटी लिखती है कि रक्त, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि में अंतरकोशिकीय पदार्थ संपीडनरोधी होते हैं, बिल्कुल भाई। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या कहलाती है, इस उत्तक की कोशिकाएं क्रोंडोसाइट कहलाती है। उपास्थि कहाँ मौजूद होता है, उपास्थि अपना ये हाथ में, पैर में, बाह्य कर्णपल्लव में, नाक के नोक पर, मांस मेरुदंड के दोनों और अस्थि के बीच में, तो यहाँ पाया जाता है। एनसीईआरटी लिखता है हड्डी लचीले होता भाई, हड्डी लचीला नहीं होता है, हड्डी तो बहुत मजबूत होता है। हड्डी लचीला होता है, गलत बात है। आधात्री पदार्थ में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण आधात्री में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह आधात्री पदार्थ हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। सही बात है या गलत बात है, क्या आधात्री हड्डी को मजबूती प्रदान करता है बताइए, जवाब दीजिए। क्या आधात्री हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल भाई सही बात है। अस्थि कोशिका क्या कहलाती है, अस्थि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन जो है, अस्थि कोशिका को और क्या नाम से जानते हैं। अस्थि कोशिका को अस्थि कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि कोशिका को अस्थि कोरक कहते हैं। अस्थि कोशिका रिक्त स्थान में मौजूद होती है जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या अस्थि कोशिका जो रिक्त स्थान में मौजूद होता है उसको रिक्तिका कहा जाता है। अस्थि मज्जा किसके उत्पादन का स्थल है, तो आरबीसी यानी कि रक्त कोशिका का उत्पादन का स्थल है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पेशी और तंत्रिका उत्तक। पेशी तंतु कई महीन डैश से बनते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि पेशी तंतु कई महीन तंतु को पेशी से बनते हैं, तंतु को पेशी से बने होते हैं। डायग्राम 7 में दिखाए गए मांसपेशी के प्रकार की पहचान करें, ए से जी तक नामांकित करें। यहाँ पे डायग्राम 7 दिया गया है, यहाँ से पे ए से जी तक नामांकित करना है। सबसे पहले पहचान कर लेते हैं ए से सी तक का क्या नाम है। इसका नाम है कंकाली पेशी, इसका चिकनी पेशी, इसका हृदयक पेशी। तो इस डायग्राम में ए का क्या नाम है, ए रेखित, बी केंद्रक, सी चिकनी पेशी, डी केंद्रक। और इस डायग्राम में ई का नाम है रेखित और एफ का केंद्रक और तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से हो गया, हम लोग नामांकित कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंकाली पेशी को डैश या डैश भी कहा जाता है। कंकाली पेशी को क्या कहा जाता है बताइए। आप लोग क्या जानते हैं कंकाली पेशी को क्या कहा जाता है, तो बताइए कंकाली पेशी को क्या कहा जाता है। कंकाली पेशी को रेखित या ऐच्छिक भी कहा जाता है। चिकनी पेशी के डैश सिरे होते हैं बताइए। अब चिकनी पेशी के विषय में बात कर रहा है, तो चिकनी पेशी में क्या होता है। चिकनी पेशी के डैश सिरे होते हैं और इनमें डैश नहीं होते हैं बताइए। चिकनी पेशी के पतले सिरे होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। चिकनी पेशी के पतले सिरे होते हैं और इसमें कोई रेखा वखा नहीं होता है, कोई धार रेखा नहीं होता है, ठीक। डैश चिकनी पेशी तंतु को एक साथ बांधे रखती है बताइए। डैश चिकनी पेशी तंतु को एक साथ बांधे रखती है, तो कोशिका संधि, जो कोशिका संधि है चिकनी पेशी तंतु को एक साथ बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। कोशिका संधि का काम ही यही है। ये एक साथ डैश से ढके होते हैं, संयोजी उत्तक आवरण से ढके होते हैं। रक्तवाहिनी की भित्ति में चिकनी पेशी होती है, बिल्कुल सही बात है। चिकनी पेशी स्वच्छ नहीं भैया, चिकनी पेशी स्वैच्छिक नहीं होती है, ये अस्वैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। ये
डैश के कुछ संलग्न बिंदु पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है, तो अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदु पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई हम लोग जानते हैं कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। डैश न्यूरॉन्स की रक्षा और सहारा देता है। क्या है जो न्यूरॉन्स को सहारा और रक्षा देता है? तो न्यूरोगिलिया जिसको कहते हैं तंत्रीबंध, हिंदी में बोलेंगे। हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक 10% से अधिक निर्माण न्यूरोगिलिया करती है, तो 50% से अधिक मात्रा में न्यूरोगिलिया करती है। हमारे हृदय में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, अर्थात उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। सही बात है भैया, हमारे हृदय में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी और पेशी और तंत्रिका ऊतक। सही बात है। डायग्राम 8 में दिखाए गए ऊतक में ABCD की पहचान करें। देखिए डायग्राम 8 जो यहाँ दिखाया गया है इसमें ABCD की पहचान करता है। तो A का नाम क्या हो जाता है? तंत्रिकाक्ष। B का नाम केंद्रक युक्त कोशिका का है। C का नाम द्रुमिका। D का नाम जो कनिका में इधर संरचना है उसको कनिका। चलिए अगला क्वेश्चन, उपास्थि अकार्बनिक लवण से रहित होता है। सही बात है भैया। PCT के केवल घनाकार उपकला मौजूद होता है। सही बात है। न्यूरोगिलिया एक प्रकार का, अरे नहीं भैया, न्यूरोगिलिया एक प्रकार का संयोजी ऊतक नहीं है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है।